हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस में धर्मेंद्र गोस्वामी। जैसा पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आपके सोशोलॉजी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को। और चूंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है सब चैप्टर वाइज लेके चल रहे हैं, इसलिए एक एक वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें। ठीक, तो चलिए टाइम वेस्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करना हम शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। इसका द वेल्थ ऑफ नेशन नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो उसके लेखक जो है वो है एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है द वेल्थ ऑफ नेशन के जो लेखक हैं वो है एडम स्मिथ। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तिगत निर्णय मांग तथा आपूर्ति को प्रभावित करता है। अब ये जो बात किसने कही थी, तो याद रखिएगा व्यक्तिगत निर्णय जो होता है मांग तथा आपूर्ति को प्रभावित करता है, यह कथन है एडम स्मिथ का। और एडम स्मिथ देखिए हैं ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ सी यहाँ पे अगेन राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस प्रक्रिया में सरकार की भूमिका न्यूनतम होती है। तो याद रखिएगा सरकार की जो भूमिका न्यूनतम होती है। अब देखिए ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में है स्वहित, ऑप्शन बी में है अदृश्य हाथ, ऑप्शन सी में है अदृश्य हाथ। ये रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन है ना ये ऑप्शन। और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखना है आपको अदृश्य हाथ जो कि आया है ऑप्शन नंबर बी में आया है, ये हमारा राइट आंसर आएगा। याद रखिएगा कि कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है किस प्रक्रिया में सरकार की भूमिका न्यूनतम होती है। तो जो अदृश्य हाथ होते हैं इसमें सरकार की भूमिका क्या होती है, न्यूनतम होती है। देखिए इसमें है एक दृश्य हाथ और एक है अदृश्य हाथ। तो अदृश्य हाथ में याद रखिएगा सरकार की भूमिका क्या होती है, न्यूनतम होती है। फिर आ जाएंगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाजार किन संस्कृति तरीकों द्वारा निर्मित होते हैं। तो याद रखिएगा जो बाजार होते हैं वो जिन सांस्कृतिक तरीकों से निर्मित होते हैं, पहला है वो सामाजिक समूह, दूसरा है जाति और तीसरा है वर्ग। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा ना, ये सही सभी हमारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही है। इसलिए ऑप्शन डी को हम यहाँ क्लिक कर देंगे। आपको याद रखना है कि बाजार जिन सांस्कृतिक तरीकों से निर्मित होते हैं वह है सामाजिक समूह, जाति और वर्ग। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनजातीय बाजार में किस बाजार का प्रचलन है। तो याद रखिएगा जनजातीय बाजार में जिस बाजार का प्रचलन होता है वह है आपका साप्ताहिक बाजार। और साप्ताहिक बाजार देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जनजातीय बाजार में साप्ताहिक बाजार का प्रचलन है। ठीक, आपने खुद देखा होगा कि जो मंडियाँ लगती हैं, सब्जी मंडियाँ सप्ताह में एक दिन लगती हैं पार्टिकुलर एक जगह पर, तो साप्ताहिक बाजार का क्या होता है, यहाँ प्रचलन पाया जाता है। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अंग्रेज जनजातीय उत्पादों को कहाँ बेचते थे। तो जो अंग्रेज होते थे वो जनजातीय उत्पादों को कहाँ बेचा करते थे। तो याद रखिएगा अंग्रेज जो लोग होते थे जनजातीय उत्पादों को शहरों में बेचा करते थे। और शहरों की बात देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में, तो हमारा यहाँ सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 7 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 नंबर कह रहा है कि भारत में आर्थिक परिवर्तन कब से माना जाता है। तो याद रखिएगा भारत में जो आर्थिक परिवर्तन माना जाता है वो माना जाता है उपनिवेशवाद के आगमन से। और उपनिवेशवाद के आगमन की बात आई है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत में आर्थिक परिवर्तन का जो समय माना जाता है वो उपनिवेशवाद के आगमन से ही माना जाता है। ठीक, फिर आ जाएंगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि औपनिवेशिक भारत में जाति आधारित बाजार से भारत में क्या परिवर्तन हुए। तो याद रखिएगा औपनिवेशिक भारत में जाति आधारित बाजार से जो भारत में परिवर्तन हुए थे वो सभी परिवर्तन हुए थे इसमें जो भी बताया गया है। ऑप्शन देखिए पहला क्या परिवर्तन हुआ था, किसान व्यापक स्तर पर विनिमय प्रणाली से जुड़ने लगे थे, ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। फिर कह रहा है कि भूमि राजस्व का भुगतान नगद में किया जाने लगा, ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। फिर कह रहा है कि ऑप्शन सी में है हमारा कि जाति की पहचान अब बढ़ गई थी, ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन जो हमारा डी आया है इसको हम क्लिक कर देंगे। याद रखना है कि औपनिवेशिक भारत में जाति आधारित बाजार में भारत में जो परिवर्तन हुए थे क्या हुए थे, पहला परिवर्तन हुआ था किसान व्यापक स्तर पर विनिमय प्रणाली से जुड़ने लगे थे, दूसरा परिवर्तन हुआ था कि भूमि राजस्व का भुगतान नगद में किया जाने लगा था, और तीसरा परिवर्तन हुआ जाति की पहचान अब और बढ़ गई थी। ठीक, फिर आ जाएंगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यापार पर एकाधिकार किस पद्धति पर आधारित था। तो याद रखिएगा व्यापार पर एकाधिकार जो आधारित था ये पद्धति थी, ये थी वंशानुगत देखिए ऑप्शन नंबर सी पे, तो हमारा यहाँ सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि व्यापार पर एकाधिकार जिस पद्धति पर आधारित था वह थी वंशानुगत पद्धति। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपनिवेशिक काल से पूर्व उपनिवेश काल से पूर्व अंग्रेज भारत से कपास कहाँ भेजते थे।
तो याद रखिएगा उपनिवेशिक काल से पूर्व, उपनिवेशिक काल से पहले भारत, अंग्रेज जो थे भारत से जो कपास भेजा करते थे वो भेजा करते थे मैनचेस्टर पे, और मैनचेस्टर की बात आई है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपनिवेश काल में भारत, सॉरी यहाँ अंग्रेज कह रहे हैं, उपनिवेश काल में अंग्रेजों के बैंकर के रूप में किसने काम किया? तो याद रखिएगा उपनिवेशिक काल में अंग्रेजों के बैंकर के रूप में जिन्होंने काम किया था वे थे मारवाड़ियों ने। तो मारवाड़ी लोग जो थे उन्होंने क्या किया था, मारवाड़ी जो लोग थे वो अंग्रेजों के बैंकर के रूप में उन्होंने काम किया था। मारवाड़ियों की बात आई है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपनिवेशवाद और नए बाजारों के आविर्भाव से भारतीय मूलभूत उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो याद रखिएगा उपनिवेशवाद और नए बाजारों के आविर्भाव से भारतीय मूलभूत उद्योगों में जो प्रभाव पड़ा था वो सभी प्रभाव पड़े थे, ऑप्शन ए बी सी। अब देखिए क्या प्रभाव पड़ा था, पहले क्या था, नई तकनीक के आगमन द्वारा ब्रिटिश से आयात होने लगा, मतलब नई तकनीकी के आवागमन के द्वारा ब्रिटिश से आयात होने लगा, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। फिर क्या कह रहा है कि हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को का स्थान मशीनों ने ले लिया था, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। फिर कह रहा है कि कुछ व्यापारिक समुदायों को नया अवसर प्रदान किया गया, ये भी ऑप्शन हमारा सही है। इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी को हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। आपको याद रखना है कि उपनिवेशवाद और नए बाजारों के आविर्भाव से भारतीय मूलभूत उद्योगों पर जो प्रभाव पड़ा, पहला प्रभाव यह पड़ा था कि नई तकनीकी का आवागमन द्वारा ब्रिटेन से आयात होने लगा। फिर दूसरा परिवर्तन क्या है कि हाथ से काम करने वाले जो श्रमिक जो थे उनके स्थान पे मशीनों ने अपना स्थान ले लिया था, मतलब जो हाथ से काम करने वाले लोग थे अब वहाँ मशीनें लगा दी गई थी, ठीक, उनकी सहायता के लिए। फिर तीसरा परिवर्तन क्या हुआ कि कुछ व्यापारिक समुदायों को नया अवसर भी प्रदान हुआ व्यापार करने का, ये तीसरा परिवर्तन था। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट आंसर रहेगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने पूंजीवाद को उत्पादन या बाजार के रूप में देखा है? तो याद रखिएगा जिसने पूंजीवाद को उत्पादन या बाजार के रूप में देखा है वो है मार्क्स। मार्क्स दिखा है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना कि मार्क्स ने पूंजीवाद को उत्पादन या बाजार के रूप में देखा है। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस विधि के अंतर्गत मजदूरी या श्रम विकास समान बन जाता है? फिर समझ लीजिए क्वेश्चन कह रहा है कि किस विधि के अंतर्गत मजदूरी या जो श्रम है विकास समान बन जाए, मजदूरी और श्रम जो है वो भी विकास के ही समान बन जाता है। ये कह रहे हैं कि ये किस विधि के अंतर्गत होता है? तो याद रखिएगा वह विधि है पूंजीवादी विधि। पूंजीवादी विधि के अंतर्गत मजदूरी या जो श्रम होता है विकास का समान बन जाता है, ठीक। फिर आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस विधि में अर्थव्यवस्था चीज़ों से नहीं बल्कि रिश्तों से बनती है, जो उत्पादन प्रक्रिया एक दूसरे से जुड़े होते हैं। फिर से क्वेश्चन को सुन लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि किस विधि में अर्थव्यवस्था चीज़ों से नहीं बल्कि रिश्तों से बनती है, जो उत्पादन प्रक्रिया द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ये कह रहे हैं किस विधि के अकॉर्डिंग ये होता है? ये विधि है पूंजीवाद एक सामाजिक व्यवस्था के द्वारा। तो पूंजीवाद एक सामाजिक व्यवस्था के द्वारा अर्थव्यवस्था चीज़ों से नहीं बल्कि रिश्तों से बनती है, जो उत्पादन प्रक्रिया द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसलिए हम ऑप्शन नंबर यहाँ ए को यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत विश्व में कब हुई थी? तो याद रखिएगा भूमंडलीकरण की जो शुरुआत हुई थी विश्व में वो हुई थी वर्ष 1980 में, और 1980 की बात आई है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भूमंडलीकरण की जो शुरुआत हुई थी विश्व में वो वर्ष 1980 में हुई थी। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूमंडलीकरण के अंतर्गत विश्व में किसका परिचालन होता है? तो याद रखिएगा भूमंडलीकरण के अंतर्गत विश्व में जिस चीज का परिचालन होता है वो है पूंजी, वस्तु और सांस्कृतिक उत्पाद। ये सभी चीजों का क्या होता है? परिचालन होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो हमारा डी होगा ये सभी, इसको हम क्लिक कर देंगे। आपको याद रखना है कि भूमंडलीकरण के अंतर्गत विश्व में जिन चीजों का परिचालन होता है वो पूंजी भी है, वस्तु भी है और सांस्कृतिक उत्पाद भी है, ठीक। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने अपनी उदारवादी नीति के अंतर्गत विश्व बाजार में अपना संबंध कब स्थापित किया? तो याद रखिएगा भारत ने अपनी उदारवादी नीति के अंतर्गत विश्व बाजार में अपना जो संबंध स्थापित किया था वह समय जो था 1985, ठीक, सॉरी यहाँ 1985 नहीं बल्कि आपका रहेगा 1991 में इन्होंने किया था, जो किया है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारे यहाँ बी यहाँ पे
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहे थे भारत ने अपनी उदारवादी नीति के अंतर्गत विश्व बाजार में अपना संबंध कब स्थापित किया था, तो स्थापित किया था 1991 में। अब आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूमंडलीकरण से भारतीय समाज को निम्न में से क्या क्या लाभ प्राप्त हुआ। तो याद रखिएगा, भूमंडलीकरण से भारतीय समाज को जो जो चीजें प्राप्त हुई या जिन जिन चीजों का लाभ प्राप्त हुआ वह है, पहला तो लाभ ये प्राप्त हुआ कि सांस्कृतिक उत्पादों का दुनिया भर में परिचालन हुआ, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर कह रहा है दूसरा क्या लाभ प्राप्त हुआ, भारतीय आध्यात्म और ज्ञान व्यवस्थाओं का पश्चिमी देशों में बाजारीकरण हुआ, ये भी ऑप्शन हमारा सही है। फिर तीसरा भी हमारा ऑप्शन सही है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के बढ़ते बाजार का यह दर्शाना कि स्वयं संस्कृति बाजार का हिस्सा बन गई है, ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भूमंडलीकरण से भारतीय समाज को जिन जिन चीज़ों का लाभ प्राप्त हुआ था वो पहला क्या था, पहला लाभ तो ये हुआ कि सांस्कृतिक उत्पादों का दुनिया भर में परिचालन हुआ। दूसरा क्या लाभ तो प्राप्त हुआ कि भारतीय आध्यात्म और ज्ञान व्यवस्थाओं का पश्चिमी देशों में बाजारीकरण हुआ। और तीसरा क्या हुआ, तीसरा ये था कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के बढ़ते बाजार का यह दर्शाना कि स्वयं संस्कृति बाजार का हिस्सा बन गई है, यह भी भारतीय जो समाज को लाभ प्राप्त हुआ। ठीक, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निपुण श्रमिकों के लिए रोजगार में वृद्धि किसके माध्यम से होती है। तो याद रखिएगा, निपुण श्रमिकों में रोजगार के लिए जो वृद्धि होती है जिस चीज के माध्यम से, वह है निजीकरण। और निजीकरण आया है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना कि निपुण श्रमिकों के लिए रोजगार में वृद्धि जिसके माध्यम से होती है वो क्या है, निजीकरण वह है। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाजारवाद में सम्मिलित मूलभूत तत्व हैं। तो जो बाजारवाद होता है उसमें सम्मिलित मूलभूत जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, तो पहला तत्व ये है कि आर्थिक नियंत्रण को सरकार द्वारा खत्म कर देना, ये होता है। और दूसरा क्या है बाजारवाद में सम्मिलित मूलभूत तत्व, तो दूसरा ये है कि इससे समाज में आर्थिक समृद्धि आएगी, ये भी ऑप्शन सही है। फिर तीसरा क्या होता है मूलभूत तत्व, तीसरा यह है कि यह गुणवत्ता सुधारने में मदद करता है, सुधारने में, ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा ना, डी, ये सभी ऑप्शन हमारे सही हैं। तो आपको याद रखना कि बाजारवाद में सम्मिलित जो मूलभूत तत्व है, पहला तत्व यह है कि आर्थिक नियंत्रण को सरकार द्वारा खत्म कर देना। दूसरा क्या है, इससे समाज में आर्थिक समृद्धि आएगी। तीसरा क्या है कि यह गुणवत्ता सुधारने में मदद करता है। ठीक, ये तीनों ही क्या है, बाजारवाद में सम्मिलित मूलभूत तत्व माने गए हैं। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सूची 1 सूची 2। अब इन सूची 1 से सूची 2 को क्या करना है, हमें सुमेलित करना है। और ऑप्शन देखिए ए बी सी डी को हमें 1 2 3 4 से मिलाना, और नीचे दिए गए कोड से हमें क्या करना है, आंसर यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है। देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत, तो भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई थी, ये हुई थी 1980 से, इसलिए हम इसको 1980 से इसको मैच करा देंगे। सेकंड हमारा देखिए है पुष्कर मेला। तो पुष्कर मेला कहाँ लगता है, तो पुष्कर मेला जो है ये राजस्थान से संबंधित है, तो यहाँ राजस्थान पे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट है भारत की उदारवादी नीति, ये कब शुरू हुई थी, ये शुरू हुई थी 1991 में। अब एक बचा और क्या, भारत का आर्थिक परिवर्तन, भारत का जो आर्थिक परिवर्तन था ये कब हुआ था, ये हुआ था उपनिवेशवाद के आगमन से। ठीक, अब ये सभी ऑप्शन को अगर हम मैच कराएं तो अगर इसमें हम देखें कूट में, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए होगा ना, यहाँ पे ए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ए से हमने मिलाया है किसको, 4 से, बी को मिलाया है 3 से, सी को मिलाया है 2 से, और डी को मिलाया है 1 से, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो ए होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर आ जाएंगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन क्या है, असत्य हैं। तो कौन से असत्य हैं, देखिए ऑप्शन 1 2 3 और 4 दिया गया और नीचे कूट दिया गया है। पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है कि जनजाति वर्गों में साप्ताहिक बाजार का विशेष प्रचलन है, तो ये तो अभी हमने क्वेश्चन में किया था, ये तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए कह रहा है उपनिवेश काल से पूर्व अंग्रेज भारत से कपास शेल्डफील्ड भेजते थे, ये ऑप्शन क्या है, गलत है। उपनिवेशवाद के पूर्व भारत से कपास जो है वो शेफील्ड में नहीं, इसे पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया गया था कहाँ भेजते हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। फिर देखिए तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए आंसर कह रहा है हमारा ऑप्शन कि बाजार सामाजिक संस्थाएं हैं जो विशेष
संस्कृति तरीकों से निर्मित होती हैं, ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। और फिर देखिए चौथा कह रहा है उदारवाद का प्रारंभ तब होता है जब व्यापार प्रतिबंध एवं प्रशुल्क कर अधिक कर दिए जाते हैं, ये हमारा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही गलत है। उदारवाद का प्रारंभ तब नहीं होता कि जब प्रतिबंध या जो प्रशुल्क होता है अधिक कर दिया जाए, बल्कि उसको कम किया जाता है, इसमें अधिक करने की बात है, इसलिए भी हमारा ऑप्शन क्या है, गलत है। तो क्वेश्चन ने क्या कहा था कि कौन सी बात असत्य है, तो असत्य की बात की गई है, तो असत्य की बात कहाँ पे आई है, एक आया है ये ऑप्शन नंबर 2 में और एक आया है ऑप्शन नंबर 4 में, और 2 और 4 किस में आया है, ये है ऑप्शन नंबर सी में, तो इसलिए हमारा यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 4 जो ऑप्शन है यहाँ पे असत्य बात बोली गई है। ठीक, फिर आ जाएंगे देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसका मतलब कि 3 इसमें गलत होंगे, शायद कोई एक होगा, या फिर कौन कैसे हैं, ऑप्शन ए बी सी डी सब दिया गया है, तो कौन सा हमारा 1 2 3 में कौन सा कथन इसमें सत्य है, हमें ये बताना है। देखिए ऑप्शन 1 क्या कह रहा है कि भूमंडलीकरण के अंतर्गत केवल पूंजी और वस्तुओं का ही नहीं बल्कि लोगों द्वारा सांस्कृतिक उत्पादों का दुनिया भर में परिचालन होता है, ये बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन अभी क्वेश्चन आया था, उसको हमने डिस्कस किया भी था। ठीक, तो ये बिल्कुल ही सही है कि सिर्फ भूमंडलीकरण के अंतर्गत केवल पूंजी और वस्तुओं का ही नहीं बल्कि लोगों द्वारा सांस्कृतिक उत्पादों का भी दुनिया भर में परिचालन होता है, ये बात बिल्कुल सही है। फिर आया है देखिए ऑप्शन 2 कह रहा है कि खुली बाजार की नीति के अंतर्गत बाजारों को खुला छोड़ दिया जाता है, तो ये भी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है कि खुली बाजार नीति के अंतर्गत बाजार को खुला छोड़ दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए कह रहा है वैश्य। वैश्य जो होते थे कौन होते थे, सौदागर होते थे, व्यापारी होते थे तथा व्यवसाय करने वाले जो लोग थे इनको वैश्य कहा जाता था। तो ये बिल्कुल ही सही है कि जो व्यापार से रिलेटेड जो लोग होते थे उन्हीं को वैश्य में क्या किया गया, 4 कैटेगरी आपको पता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 कैटेगरी बनाई गई थी, जिसमें से वैश्य जो होते जो व्यापार करने वाले होते थे वो सब वैश्य होते थे। ठीक, और यहाँ सौदागर भी क्या होता है, उसी से रिलेटेड है, बिजनेस से, व्यापारी भी या व्यवसाय करने वाले लोग होते थे, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन सही है। फिर देखिए ऑप्शन 4 कह रहा है उदारवादी बाजार में सब्सिडी सरकारी मदद के समर्थन में होती थी, तो याद रखिए उदारवादी बाजार में सब्सिडी सरकार की समर्थन में नहीं होती थी, ये ऑप्शन क्या है हमारा, गलत है। अब अगर देखें इसमें कह रहा था कौन कौन से कथन सही हैं, तो ऑप्शन 1 2 3 ये आपको 1 2 3 ये सही है और 4 गलत है। 1 2 3 की बात आई है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में, तो हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो मे भी आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक, फिर आ जाएंगे देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि, और मे भी हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं, इसका मतलब कि कौन कौन सा में असत्य है हमें ये बताना है। देखिए ऑप्शन 1 2 3 4 आया हुआ है। ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है कि विदेशी निवेश बढ़ जाने से देश की आर्थिक समृद्धि का विकास होता है, तो विदेशी निवेश बढ़ जाने से देश की आर्थिक समृद्धि का विकास होता है, ये बात बिल्कुल ही सही है कि विदेशी निवेश जब बढ़ेगा तो देश की आर्थिक समृद्धि भी होगी, तो ये तो ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। और इसमें पूछा है कौन सा ऑप्शन गलत है। फिर देखिए कह रहा है कि निजीकरण द्वारा निपुण श्रमिकों के लिए रोजगार में कमी होती है, तो अभी हमने पढ़ा था कि निजीकरण द्वारा निपुण श्रमिकों के रोजगार में वृद्धि होती है, और इसमें कह रहा है कमी होती है, तो ये ऑप्शन क्या है हमारा, इनकरेक्ट है। ऑप्शन 3 देखिए कह रहा है कि पुष्कर मेला जो कि राजस्थान में लगता है, कह रहे अपने विविध जनजाति उत्पादों को बेचने के लिए प्रसिद्ध है, तो ये बिल्कुल ही ऑप्शन क्या है, ये भी गलत है कि जो पुष्कर मेला है वो जनजातियों द्वारा बनाए गए उत्पाद के लिए नहीं प्रसिद्ध है, बल्कि वो मवेशियों के बेचने के प्रसिद्ध है, और वहाँ पे गाय, बैल, भैंस या फिर घोड़ों को बेचने के लिए प्रसिद्ध है। और सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है वो है ऊँटों के व्यापार के, ऊँटों को बेचने के लिए वो स्पेशली जाना जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ऊँटों को बेचा जाने वाला क्या है, ये मेला है, और ये ऊँटों के बेचने के लिए जाना जाता है। और यहाँ कह रहा है जनजाति उत्पाद, तो जनजातियों का उत्पाद वो नहीं है। ठीक, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि गांव की अर्थव्यवस्थाएं प्रारंभिक रूप से वस्तु विनिमय पर आधारित थीं, ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। अब इसमें कह रहा था कौन कौन से असत्य हैं, तो हमें देखा जाए तो ये ऑप्शन नंबर हमारा जो है 2 और 3 ये गलत हैं, और 2 और 3 की बात किस में की गई, ये की गई ऑप्शन नंबर डी में। 2 और 3 हमारे ऑप्शन क्या है, गलत है, और बाकी हमारा 1 और 4 क्या है, ऑप्शन सही है। इसलिए हम यहाँ ऑप्शन डी को यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो मे भी यहाँ पे 1 बाई 1 सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर सारी चीज़ समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।